Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 13 October 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So चलिए देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस एनालिसिस के पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल एडवर्स न्यूज एनालिसिस। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है और आप टेलीग्राम के सर्च बार में सर्च करेंगे एडवर्स न्यूज एनालिसिस तो आपको वहां पर चैनल मिल जाएगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट आपके यहाँ पे पीडीएफ होते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, सारी अपडेट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप लोग इस चैनल को जाकर यहाँ पर ज्वाइन करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। Okay, so first article is retail inflation cooled from 6.83% in August to 5% in September। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन को हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिससे हम हमारा जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो मेजर करते हैं, वो भी कहते हैं। ठीक है, सो रिटेल इन्फ्लेशन मतलब कि हम डेली मर्रा की जिंदगी में जो हमारा कंज्यूमर्स को जिस प्राइस पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उसे हम रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे अगस्त में हमारा रिटेल इन्फ्लेशन कितना था, 6.83% था और सितंबर में अभी कितना हो चुका है, 5% हो चुका है। मतलब कि धीरे धीरे यहाँ पर इन्फ्लेशन कैसा हो रहा है, हमारा कूल डाउन हो रहा है। लेकिन ऐसा भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए इस साल आपका जो मानसून है वो इतना अच्छा नहीं रहा, बारिश इतनी अच्छी नहीं रही, तो आपके क्या हो सकते हैं कि कुछ दिनों बाद जो फूड प्राइस है ना, फूड के जो आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनमें हमें थोड़ी सी इन्फ्लेशन देखने को मिल सकती है। ओके, सो आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर होगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे रिटेल इन्फ्लेशन को हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन भी कहते हैं, जिस बेसिस पर इज द रेट एट विच द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स बाय फॉर पर्सनल यूज इंक्रीज ओवर टाइम। जैसे कि हमारा जो डेली का हमारा जो आइटम होता है ना, जो भी चीजें होती हैं, तो उनकी प्राइस में कुछ अगर चेंजेस आता है, उनके सर्विसेज में अगर कुछ चेंजेस आती है जो हम डेली यहाँ पर कंज्यूम करते हैं ओवर द टाइम, अगर उसमें कुछ चेंज आता है, उसमें रेट इंक्रीज होता है, तो दैट इज नोन एज रिटेल इन्फ्लेशन। इसको कैसे मेजर किया जाता है? इट मेजर्स प्राइसेस चेंज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिटेल बायर। इट इज रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO। तो आपको ये याद रखना, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? NSO के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसको भी यहाँ पर आपके देखेंगे एक बास्केट होता है। बास्केट का मतलब होता है जैसे कि आपका एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा होता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कुछ आइटम्स हमने होलसेल प्राइस इंडेक्स में रखे हैं और कुछ आइटम्स को हमने CPI में रखा हुआ है। अब अगर इसमें जो जो चीजें हमने रखी, इसमें जैसे कि आपके वेरियस कैटेगरीज है, लाइक इसमें आपका जो CPI है उसमें आपके फूड एंड बेवरेजेस आते हैं, फ्यूल आता है, लाइट आती है, हाउसिंग, क्लोथिंग, बेडिंग एंड फुटवेयर, सारी चीजें आपकी किसमें आती है? CPI में आती हैं। ओके, तो अगर इसमें आपका कुछ चेंज हुआ, मान लीजिए आप स्लीपर्स लेने गए, फुटवेयर लेने गए, कल वो 100 रुपए की थी और आज उसका प्राइस इंक्रीज होके हो गया है 110 रुपीज, तो आपने यहाँ पर देखा कितने रुपए का इंक्रीज हुआ है? आपको 10 रुपी यहाँ पर आपको राइस देखने को मिल रहा है। तो अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो फिर आपकी जो RBI होती है वो एक्शन में आती है। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा है ना कि जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो कितना होना चाहिए, यहाँ पर 3 नंबर है, 2, 4 एंड 6। 4 इसको आइडियल माना जाता है। अगर ये 6 से ज्यादा बढ़ता है तो RBI आपकी एक्शन में आती है और अगर 2 से मिनिमम यहाँ पर 2 से कम जाता है तो भी RBI यहाँ एक्शन में आती है। RBI के द्वारा यहाँ पर आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी MPC होती है वो आपके वेरियस रेट्स होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, इन सब में क्या करती है? चेंज करती है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी उसकी मीटिंग हुई थी, उसमें जो रेट्स है उसको चेंज नहीं किया गया है। और आप सभी को अगर याद हो तो हमने ओपन मार्केट स्कीम के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था कि मे बी शायद ओपन मार्केट को यहाँ पर लेकर आया जाए। ओके, तो आपके जो CPI होते हैं वो कैसे फॉलो करते हैं? आप देखते हैं कि CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर होता है, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर, CPI फॉर रूरल लेबर, CPI रूरल अर्बन एंड कंबाइंड, ये तीनों यहाँ पर आ जाती हैं। बेस ईयर कितना रखा जाता है इसका? 2012 रखा गया है। होलसेल प्राइस इंडेक्स की भी हम बात कर लेते हैं, इसका जिक्र अगर आ ही गया है तो। सो इट मेजर द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ट्रेडेड इन अ बल्क। होलसेल का मतलब क्या होता है? जैसे कि जो बिजनेसमैन होते हैं ना, आप देखा होगा कि कहते
कहते हैं ना हम ये थोक में उठा कर लाए हैं, कोई भी आइटम होता है, गुड्स होते हैं, तो वो कहते हैं हम ये होल में उठा मतलब कि होलसेल में उठा कर लेकर आए, बल्क में अगर हम किसी भी चीज का यहाँ पर ट्रेड करते हैं, गुड्स का या सर्विसेज का, तो अगर उसमें उसके प्राइजेस में चेंज आता है तो वो आपका किस में आता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में आता है। ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, इसमें आपको डिफरेंस समझना है। WPI आपका पब्लिश किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और आपका CPI किसके द्वारा यहाँ पर रिलीज किया जाता है, NSO के द्वारा किया जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो बेस ईयर इसका WPI का क्या आपका हैज बिन रिवाइज, इसको रिवाइज किया गया है। पहले 2004 एंड 5 था, अब इसे 11 12 यहाँ पर कर दिया गया है। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होगा। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा सेकेंड आर्टिकल। सो सेकेंड आर्टिकल है इंडिया रैंक्स 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज इन हंगर इंडेक्स। अब देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, आपका है यहाँ पर हंगर इंडेक्स। हंगर इंडेक्स क्या होता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स होती है, जिसमें टोटल आपकी 125 कंट्रीज में से इंडिया की रैंकिंग कितनी आई है, 111। कितनी, 111। अगर हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो इसमें हमारा है 28.7, कितना, 28.7 पॉइंट, मतलब कि 100 पॉइंट्स में से हमें 28.7 मिले हैं। तो ये इंडिया की इस बार की रैंकिंग है। लेकिन इंडिया क्या करता है, कई सालों से ये जो रिपोर्ट आ रही है, हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आ रही है, वो कह रहा है कि इसमें जो इंडिकेटर्स, जिस इंडिकेटर्स के बेसिस पर यहाँ पर ये रैंकिंग दी जा रही है वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे वेरियस प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे न्यूट्रिशन के प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, एनीमिया के लिए प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, हमारा जो स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, इन सारी चीजों के लिए हम इतने सारे योजनाएं लेकर आ रहे हैं, प्रोग्राम निकाल रहे हैं। तो आप कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, अगर आप हमारी कंडीशन पे, हमारा जो एनालिसिस है उस बेसिस पर देखेंगे तो हमारी जो पोजीशन है वो, इंडिया की पोजीशन वो इंप्रूव हो रही है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर बातचीत आ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। ओके, सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस साल की हम 2023 की बात कर रहे हैं। तो इंडिया रैंक्स 111th आउट ऑफ 125 कंट्रीज विद सफिशिएंट डेटा टू कैलकुलेट 2023 GHI स्कोर। ओके, यहाँ पे जो स्कोर कितना है, 28.7, कंसिडर सीरियस अकॉर्डिंग टू GHI सेवरिटी ऑफ हंगर स्केल। तो यहाँ पर जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का हंगर स्केल है, आप ये है हमारा हंगर इंडेक्स, मतलब कि ये स्केल है। स्केल में आप देखेंगे, अगर देखिए इसको ऐसा समझिए, 0 है, 100 पॉइंट्स होते हैं, अगर 100 पॉइंट्स में से आपका 0 आता है, 100 में से आपका जो स्केल में 0 आता है, इसका मतलब क्या है, आपकी कंट्री में कोई भी यहाँ पर भूखा नहीं है, बिल्कुल भी हंगर वाली प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है तो देखिए, अगर 9.9 से 0 से लेकर 9.9 होता है तो आपका हंगर कैसा, लो है। फिर 10 से 19 के बीच में आता है तो मॉडरेट बताता है, 20 to 34.9 है तो सीरियस है। और इंडिया के यहाँ पर कितना है, आप इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 28.7 है, मतलब कि अब इंडिया में अभी कैसी कंडीशन है, सीरियस कंडीशन है। फिर उसके बाद अगर ये आगे बढ़ते हैं 35 से 49 के बीच में अगर आपकी रैंकिंग आती है, नंबर आता है, तो आपका यहाँ पे कैसा अलार्मिंग सिचुएशन है। और 50 से अगर ज्यादा आता है ना, 50 से भी अगर ज्यादा आता है तो क्या, कैसी है हमारी सिचुएशन, एक्सट्रीमली अलार्मिंग है, मतलब कि आपको तुरंत ही वहां पर कुछ एक्शंस लेने होंगे। अब इसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। टोटल इसमें 100 पॉइंट की स्केल होती है और उस बेसिस पर यहाँ पर किया जाता है। सो 0 इज द बेस्ट स्कोर, 0 को बेस्ट स्कोर माना जाता है, और 100 अगर होता है तो वो वर्स्ट है, मतलब कि सबसे खराब होता है। ईच सेट ऑफ GHI स्कोर्स यूजेस डेटा फ्रॉम 5 ईयर पीरियड्स। तो इसमें 5 साल का जो पूरा पीरियड होता है उसका डेटा वो एनालाइज करते हैं और उस बेसिस पर यहाँ पर ये रिपोर्ट निकालते हैं। इसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, किस किस इंडिकेटर्स के बेसिस पर यहाँ पर इस रिपोर्ट को निकाला जाता है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो टोटल आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास 5 इंडिकेटर्स हैं। इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, वेटेज, अंडर नरिशमेंट, मतलब जो हम बात करते हैं ना अंडर नरिशमेंट की, कि आपको जो फूड सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो उसका वेटेज कितना है, 1/3 है। फिर हम चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जो बच्चों में कुपोषण होता है, अंडर न्यूट्रिएंट जो बच्चे हैं उनकी बात की जाती है। इसमें चाइल्ड स्टंडिंग होता है, चाइल्ड वेस्टिंग, और यहाँ पर जो मोर्टेलिटी रेट है उससे भी देखा जाता है कि 5 साल तक के जो बच्चे हैं तो 5 साल में कितने बच्चों की यहाँ पर डेथ हो रही है और उसका मेन रीजन क्या है ना। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग चिल्ड्रन बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 5 years ऑफ एज एक्सप्रेस्ड
पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब कि 1000 बच्चे यहाँ पर पैदा हो रहे हैं और 5 साल तक में इस 1000 बच्चे में से कितने लोगों की जान जा चुकी है, मतलब कितने बच्चों की जान जा चुकी है, इससे हम चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट का पता करते हैं। स्टंटिंग आपका क्या होता है? स्टंटिंग होता है जैसे कि आपकी जो हाइट हो जाती है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक 10 साल का बच्चा है, उसकी हाइट यहाँ पर मान लीजिए इतनी होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि 3.2 मीटर, कुछ भी ऐसी आप कह सकते हैं कि इसकी जो हाइट इतनी होनी चाहिए, बट उसकी हाइट उतनी ना हो कि क्या हो गई, उसकी एज के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा कम हो गई, तो ये स्टंटिंग में आता है। अंडर नरिशमेंट मतलब कि बच्चों को और या फिर कोई भी पॉपुलेशन है उनको क्या है, जो आपके प्रपोर्शन होना चाहिए नरिशमेंट का, डेफिशिएंट या एनर्जी जो इनटेक होना चाहिए वो पूरी तरीके से क्या है, कम है। और चाइल्ड वेस्टिंग की बात करते हैं। वेस्टिंग क्या होता है कि हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेट ना होना, सो वो दैट इज कम अंडर द चाइल्ड वेस्टिंग। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए मूव करते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस, फिर हम यहाँ पे फर्दर हमारे जो आर्टिकल्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। नाउ हमारा पहला क्वेश्चन है, with reference to India's 5-year plans, which of the following statement is are correct? हम यहाँ पर 5-year plans की बात कर रहे हैं। आपका सेकंड 5-year प्लान है, फोर्थ 5-year प्लान है और फिफ्थ 5-year प्लान है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट, ये आप लोगों को बताना है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि फ्रॉम द सेकंड 5-year प्लान देयर वर a determined thrust toward the substitution of basic and capital good industries। इसमें किसकी बात की जा रही है? हम सेकंड 5-year प्लान की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो डिटरमाइंड थ्रस्ट था वो किसकी तरफ था? बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज की तरफ था। ओके, सेकंड स्टेटमेंट हमारा ये कहता है कि हमारा जो फोर्थ 5-year प्लान था, अडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्टिंग द अर्लियर ट्रेंड ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर। तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और इकोनॉमिक पावर जो इंक्रीज हो रहा है, इसका जो ट्रेंड है वो इंक्रीज हो रहा है, उसे अब हमें क्या करना है? करेक्ट करना है। क्या करना है? करेक्ट करना है। थर्ड हम बात करते हैं द फिफ्थ 5-year प्लान, द फॉर द फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल सेक्टर वाज इंक्लूडेड एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान। मतलब कि हमारे फिफ्थ 5-year प्लान में पहली बार जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर था उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसमें से कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर कोई भी आजकल आंसर नहीं कर रहा है, सो मेक श्योर आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर करें। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप यहाँ पर आपके जो भी रिसोर्सेस हैं जिनसे आप यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं या फिर आपका गूगल है, इनसे आप हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर देन द फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। अब आप सभी को यहाँ पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में पता है, ठीक है, उसमें कुछ प्रोविजंस हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। अब देखिए ह्यूमन राइट्स को यहाँ पर उसके प्रोविजंस को कहाँ आपके मेनली कहाँ देखने को मिलते हैं? हमारे फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलते हैं। ओके, बट इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको फंडामेंटल राइट्स को क्या कर देना? बाहर कर देना है, आप इसको इंक्लूड ना करें। उसके बाद हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन तो आधा पढ़ ही लिया होगा, उसमें कितनी चीजें हैं, क्या क्या है, आपने पॉलिटी तो आई होप खत्म कर ही ली होगी, अब तक नहीं भी की है, फिर भी बहुत सारा जो पोर्शन होगा आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो उसमें से आपको ये बताना है कि और कौन से, जैसे कि हम प्रियम्बल की बात करते हैं, डीपीएसपी आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या इनमें भी फंडामेंटल राइट्स की कुछ झलक दिखने को मिलती है? मतलब कि आपका जो ह्यूमन राइट्स है, सॉरी नॉट फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स के कुछ यहाँ पर प्रोविजंस देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते, और किस किस में देखने को मिलते हैं? क्या 1 and 2 ओनली, मतलब प्रियम्बल और डीपीएसपी में 2 ओनली, क्या सिर्फ आपका डीपीएसपी में है 1 and 3 ओनली प्रियम्बल, और आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको कुछ प्रोविजंस देखने को मिलते हैं ह्यूमन राइट्स के, या फिर तीनों में आपको कुछ ना कुछ प्रोविजंस देखने को मिलते हैं? सो आप लोग कमेंट सेक्शन में इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। वीडियो के एंड में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे, सो मेक श्योर आप लोग वीडियो को एंड तक देखें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। देखिए एडिटोरियल सेक्शन में अगर आप आएंगे, सो पहला आर्टिकल है हमारा, हमास एंड इट्स सपोर्टर आर बियॉन्ड बिलीफ। तो आपको इन आर्टिकल्स में अभी इन्वॉल्व होने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके,
यहाँ पर नेक्स्ट है आपका जयपुर गैम्बल। तो देखिए जो आपका इसमें इलेक्शन होने वाले हैं आपके राजस्थान इन सारी चीज़ों में, तो किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज का यहाँ पर गैम्बलिंग था, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आज के न्यूज़पेपर आप देखेंगे ना, सो ये वाला आर्टिकल आप देखेंगे, किसमें बात कर रही है कि द की स्टेप बाय बिहार टू प्रमोट बेटर सोशल जस्टिस। ओके, नेक्स्ट पेज में आपका एक आर्टिकल है, शुड द 50% लीगल सीलिंग ऑन रिजर्वेशन बी रिकंसिडर। यहाँ पर जो रिजर्वेशन की आपके 50% की लीगल सीलिंग है, क्या उसे हमें रिकंसिडर करना चाहिए। और नेक्स्ट पेज में आप फर्दर आएंगे, द केस ऑफ कास्ट सेंसस इन इंडिया। तीनों आर्टिकल यहाँ पर एक दूसरे से यहाँ पर लिंक है। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ। अब पहले हम इस आर्टिकल, सबसे पहले जो हमारा ये आर्टिकल है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब आप सभी को पता है बिहार में क्या हुए हैं, कास्ट सेंसस हुए हैं। कास्ट सेंसस हुए हैं इसका मतलब क्या है, उन्होंने अपने स्टेट में एक सर्वे करवाया और उस सर्वे से ये पता चला कि उनकी स्टेट में कौन कौन से कास्ट के लोग रहते हैं, उनका नंबर यहाँ पर कितना, कैसा, कितना परसेंटेज पूरा है। इतना आपको क्लियर हुआ। जब से ये यहाँ पर सर्वे हुआ है, अदर स्टेट्स भी यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि वो भी अपने स्टेट में क्या करेंगे, इस तरीके का सर्वे करेंगे। इवन यहाँ पर नेशनल लेवल पर इस सर्वे को कंडक्ट कराने की बात की जा रही। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नाउ अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कास्ट की। कास्ट की अगर हम बात करते हैं, इसमें आपको देखिए इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने की अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस आर्टिकल में ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर हम इंडिया में देखते हैं, इंडिया का जो सोशल इशू है, तो सोशल इशू में सबसे बड़ा जो आपका इशू आ जाता है, कास्ट आ जाता है। अगर हम हिस्ट्री अपनी उठाकर देखेंगे तो जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कारण आप देखेंगे, सो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया इज अ डीपली इंट्रेंस्ड सोशल इशू। सबसे बड़ा जो हमारा इस टाइम का सोशल इशू है वो क्या है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। अब ये कहा जा रहा है कि दैट हैज परसिस्टेड फॉर सेंचुरीज, और वो आज का नहीं है, ये सेंचुरीज मतलब हजारों सालों पुराना ये डिस्क्रिमिनेशन, ये सोशल इशू हमें यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है। अब अगर हमें इस सोशल इशू को क्या करना है, खत्म करना है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अगर खत्म करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना होगा। तभी हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, 7 से टोटल यहाँ पर 10 पॉइंट दिए गए हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरवीन कर सकती है। पहला, हिस्टोरिकल इनजस्टिस। हिस्टोरिकल इनजस्टिस का मतलब है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हैज इट्स रूट इन सेंचुरीज ऑफ द हिस्टोरिकल ऑपरेशन एंड मार्जिनलाइजेशन। अगर आप 100 साल पुराने भी अपनी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, वहां भी आपको हिस्टोरिकल ऑपरेशन और मार्जिनलाइजेशन देखने को मिलता है, जिसके कारण जो सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल बैकवर्ड्स जो कुछ कास्ट ग्रुप्स हैं, तो वो यहाँ पर सोशली भी बैकवर्ड हैं, इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड हैं और एजुकेशनली भी यहाँ पर बैकवर्ड हैं। तो ऐसे जो कास्ट ग्रुप्स के लोग हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना होगा और जो सोशल इनजस्टिस उनके साथ हुई है उसे रेक्टिफाई हमें करना होगा। सेकेंड, इसमें क्या दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का मतलब क्या होता है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। आप सभी को पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर क्या करता है, कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है और इनइक्वालिटी को रिकॉग्नाइज करता है, और इसके लिए यहाँ पर उन्होंने कुछ अफर्मेटिव एक्शंस जैसे कि रिजर्वेशन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिक्स, इनमें रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया गया है, जिससे हम क्या कर सके, जो भी यहाँ पर हिस्टोरिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं, डिसएडवांस्ड ग्रुप हैं, उन्हें हम क्या कर सके, अपलिफ्ट कर सकें। लेकिन ये प्रोविजन सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ना रह जाए, इसके लिए क्या करना होगा, गवर्नमेंट को सामने आना होगा। जो भी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, गवर्नमेंट है, आपकी रूलिंग गवर्नमेंट, उन्हें सामने आके इन प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करना होगा, इन्फोर्स करना होगा। थर्ड, हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स। कई बार क्या होता है, इन डिस्क्रिमिनेशंस के कारण जो कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, इससे हमारा जो ह्यूमन राइट्स है वो भी वॉलेट होता है। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी उनके सिटीजन्स हैं उनके ह्यूमन राइट्स को वो क्या करें, प्रमोट करें, जिसमें आपका राइट टू इक्वालिटी, डिग्निटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। फोर्थ, इसमें कहा गया है सोशल कोहेजन। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या है, आपका सोशल डिवीजन। जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कारण आपने देखा होगा कई बार सोसाइटी में, अगर आपके आसपास कभी आपने नोटिस किया हो इन सारी चीज़ों को, तो आप लोगों ने इसको नोटिस किया होगा कि आप
एक ही जगह रह रहे हैं लेकिन वहां पर आप दो ग्रुप में डिवाइड हैं, है ना, कि अगर लोअर कास्ट के लोग हैं तो आप उनको टच नहीं करना है, उनके एरिया में नहीं जाना है, ऐसी सारी चीजें कई बार होती हैं। तो इससे क्या होता है, सेंस ऑफ इनइक्वालिटी और इनजस्टिस इन लोगों की जो ग्रुप होता है उसमें आता है। इसके लिए यहाँ पर किसको इंटरवीन करना होगा, ग्रुप को, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना होगा, जिससे वो क्या कर सके, सोशल हार्मनी और यूनिटी को प्रमोट कर सके। फिफ्थ है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफन लीड्स टू इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज विद सर्टेन कास्ट ग्रुप फेसिंग लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आपका जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, इसके कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है, क्योंकि क्या होता है कि आपका जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है इससे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती है। फॉर एग्जांपल कि आपको यहाँ पर जो आपको एजुकेशन है उसकी प्रॉपर एक्सेस नहीं मिल पाती है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिल पाती हैं। सो इसके लिए किसको इंटरवीन करना होगा, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना होगा। सिक्स आपका एजुकेशन। हमने जैसे एजुकेशन की बात करी, स्कूल में कई बार यहाँ पे कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो एक्सेस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन फॉर मार्जिनाइज्ड क्लास ग्रुप, यहाँ पर क्या होता है वो इससे पीछे रह जाते हैं। इसीलिए इंश्योर करना होगा कि सभी को यहाँ पर एजुकेशन की क्या हो, अपॉर्चुनिटी मिले। ओके, सेवेंथ इसमें क्या है, जैसे कि सब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें सर्टेन जो कास्ट ग्रुप्स होते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो सो हमें ये कैसा इन्फोर्स करना होगा, गवर्नमेंट intervention required to enforce anti-discrimination law and promote फेयर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या करना होगा, इंटरवीन करना होगा और एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ लेकर आना होगा, जिससे कि वो एम्प्लॉयमेंट में फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सकें। 8 इसमें क्या है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि जो भी आपके दलित्स हैं और अदर मार्जिनलाइज्ड कास्ट ग्रुप्स हैं उन्हें क्या करना होगा, उनका रिप्रेजेंटेशन मतलब कि पॉलिटिकल जो पोजिशन है उसको और ज़्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर पॉलिटिकल लेवल पर वो कैसे रहते हैं, आगे रहते हैं, तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, उनके जो कंसर्न्स है वो अपने कंसर्न्स को यहाँ पर रेज करेंगे और इससे क्या होगा, उनका जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ने के साथ साथ उनकी जो नीड्स हैं वो भी क्या होंगी, प्रमोट होंगी। 9th है आपका, हम बात कर रहे हैं किसकी, अवेयरनेस की और सेंसिटाइजेशन की, है ना, कि हमें क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस को यहाँ पर फैलाना होगा। 10th है आपका लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क मतलब कि यहाँ पर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना होगा फॉर द क्रूशियल टू स्ट्रेंथनिंग द इन्फोर्सिंग एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। मतलब जितने भी एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ है उनको इन्फोर्स करने के लिए, और हमारा जो मेन एम होना चाहिए कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को इरेडिकेट करना है। सो कास्ट क्या है, हमारे इंडिया का सबसे डीपली इनग्रेन्ड प्रॉब्लम आप सभी को पता है कि है। इसके लिए गवर्नमेंट को ही क्या करना होगा, इस प्रॉब्लम को अगर ख़त्म करना है तो गवर्नमेंट को इंटरवीन यहाँ पर करना होगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको ख़त्म कर पाएंगे। ओके, ये इतना आपको यहाँ पर क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आर्टिकल में जो डिस्कस किया गया है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि 50% जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, अब सर्वे हुआ है, इसमें क्या निकल कर आया है कि बहुत सारे जो मतलब कि आप देखेंगे कि जो OBC हैं, ST SCs हैं, इनका जो पूरा पॉपुलेशन में कितना परसेंट है, 84% है, लेकिन रिजर्वेशन की सीलिंग कितनी यहाँ पर 50% है। तो क्या हमें इस 50% सीलिंग को रिकंसिडर करना चाहिए क्या, यहाँ पर ये जो 50% रिजर्वेशन का है कि मतलब 50% से ज़्यादा यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड करना चाहिए, तो क्या इसे ब्रेक डाउन करना चाहिए। अभी 50% रिजर्वेशन मतलब कि सीलिंग का प्रोविज़न आता कैसे है, ये आप लोगों को समझना है। तो इससे क्या होता है, पहले एक मंडल कमीशन आता है। कौन सा, मंडल कमीशन आता है, जो OBC को यहाँ पर क्या करता है, 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। कितना, 27%। उसके बाद 1992 में अगर आप लोगों को याद हो, एक केस आता है जिसको हम कहते हैं इंदिरा सहाने केस। ये आपको नेक्स्ट आर्टिकल में देखने को मिलेगा। किसकी बात करते हैं हम, इंदिरा सहाने केस आता है, जो कि ये अलाउ करता है कि ठीक है आप OBC को यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट कास्ट अलोंग द OBC रिजर्वेशन। यहाँ पर पब्लिक जो आपका एम्प्लॉयमेंट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में OBC को यहाँ पर केस की बात की जाती है, लेकिन इसी केस में क्या लगता है, आपका 50% की सीलिंग लगती है। किसकी लगती है, 50% की सीलिंग लगती है कि 50% से ज़्यादा आप क्या करेंगे, किसी भी कोई भी ग्रुप हो, आप जितना रिजर्वेशन देना है आप दे दीजिए, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया, आपका 50% की सीलिंग को यहाँ पर सेट किया गया। इतना क्लियर हुआ। लेकिन अभी भी हम कुछ स्टेट्स में देखते हैं, जैसे कि तमिलनाडु में आप देखेंगे, वहां पर अगर हम बात करते हैं कि उन्होंने क्या किया है, 69% रिजर्वेशन प्रोवाइड करके रखा है। उनका 1994 का उन्होंने लॉ निकाला है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 69% रिजर्वेशन दे के रखा है। इवन उन्होंने कहा है कि आप इसको रिव्यू कर सकते हैं 9th शेड्यूल के अंडर। ओके, फिर
हम बात करते हैं जैसे कि आपका 10% रिजर्वेशन मिलता है ईडब्ल्यूएस, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है उनको यहाँ पर 10% का रिजर्वेशन दिया जाता है, अभी भी दिया जा रहा है। तो ये ऑलरेडी क्या कर रहा है, आपका जो 50% की सीलिंग है उसको ब्रेक कर रहा है। तो इस आर्टिकल में पूरा यहीं पे डिबेट है, ये जो आर्टिकल नहीं, एक तरीके से आप कह सकते हैं ये जो है पूरा डिबेट है कि हमें क्या इस सीलिंग को ब्रेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम देखें ओबीसी में, अभी हम बात करें किसकी, सब कैटेगराइजेशन की, जिसके लिए आपका रोहिणी कमीशन को क्या किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कि रोहिणी कमीशन क्या करें, जो भी आपके ओबीसी हैं, ओबीसी में आपकी जो क्रीमी लेयर आती है ना, जो लोग अच्छे से अब फ्लोरिस्ट हो चुके हैं, यहाँ पर अच्छे तरीके से रह रहे हैं, आप उन्हें क्या करिए, यहाँ पर निकालिए, उनको सब कैटेगराइज करिए। तो इसी तरीके से कहा जा रहा है कि क्या हमें एससी एसटी में भी करना चाहिए, कि बहुत सारा ग्रुप आपको देखने को मिलेगा कि वो अब क्या कर रहे हैं, पहले से बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो क्या अब हम उन्हें हटा देना चाहिए। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी कोई एक ऐसा कास्ट ग्रुप नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल कि ये XYZ कास्ट है तो ये इस कैटेगरी में ओबीसी में आते हैं। ओबीसी का मतलब है अदर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब कि कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारी कंट्री में, हमारे रीजन में, कि वो बहुत ही ज्यादा क्या है, पिछड़े हुए हैं, ठीक है। और तो आपके जैसे कि कुछ ट्राइबल पीपल हो जाते हैं, तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पर पिछड़े हुए होते ही हैं, लेकिन अदर बैकवर्ड क्लासेस की भी यहाँ पर बात की गई है। सो ये पूरे जजमेंट आते हैं। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर कितना याद रखना, मंडल कमीशन याद रखना है, जिन्होंने यहाँ पर 27% रिजर्वेशन रिकमेंड किया, किसके लिए, ओबीसी के लिए। फिर आपका इंदिरा सहाने केस होता है 1992 में, जिन्होंने क्या किया कि 50% की आपकी सीलिंग लगती है। अब यहाँ पर नेशन वाइड सर्वे को कंडक्ट कराने की बात की जा रही है कि हमें नेशन वाइड कास्ट इन्यूमरेशन करवाना चाहिए। अब देखिए कुछ लोग इसके फेवर में होते हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट होते हैं। फेवर में होते हैं वो लोग क्या कहते हैं कि अगर हम कास्ट बेस्ड सर्वे करवाएंगे, इससे क्या होगा, हमें पॉपुलेशन में कौन सी कास्ट, कौन से ग्रुप के पीपल, उनका जो पॉपुलेशन है, परसेंटेज है, वो पता चलेगा। इससे क्या होगा, हम क्या कर पाएंगे कि उस बेसिस पर यहाँ पर अच्छी पॉलिसी और प्रोग्राम लेकर आ सकते हैं उनके लिए, ठीक है। जो लोग इनके फेवर में नहीं है तो वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा यहाँ पर सामने रख देंगे कि हम आपको इतना रिजर्वेशन देंगे। जो फ्री बीस का आपका कॉन्सेप्ट है कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, है ना, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट ये आ जाता है जो लोग इसके अगेंस्ट में हैं। तो इस तरीके से है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि आपके इस तरीके से तो पूरा आपका 100% रिजर्वेशन चला जाएगा, है ना, 100% रिजर्वेशन भी यहाँ पर जा सकता है। तो फर्दर यहाँ पर देखते हैं कि सी यह यू विल सी द कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन। यहाँ पर जो आपका ईडब्ल्यूएस के लिए कौन सा रिजर्वेशन आता है, 2019 में आपका 103rd अमेंडमेंट एक्ट होता है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर 22 मतलब 2022 में आपका ये आता है, ठीक है। द असर्टेशन ऑफ एक्यूरेट नंबर ऑफ ओबीसी एंड द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल कास्ट विद इन द ओबीसी कैटेगरी, अ फुल कास्ट इन्यूमरेशन थ्रू द नेशन वाइड सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंसिडर नेसेसरी। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे कि हम ओबीसी की बात करते हैं, इनमें कैटेगराइजेशन और सब कैटेगराइजेशन की, इसलिए हमें एक नेशन वाइड सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यहाँ पर करवाना चाहिए। ओके, सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये तीनों आर्टिकल यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं या आप इनको कहीं भी लिख सकते हैं कि किस तरीके से हम गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए फॉर द जो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करने में। तो इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर पॉइंट वाइज आपको दिए गए हैं। ओके, जैसे कि फर्स्ट है हिस्टोरिकल जस्टिस, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, ह्यूमन राइट, सोशल कोहेजन, अवेयरनेस, सेंसिटाइजेशन, लीगल फ्रेमवर्क। इस तरीके से आप इनको यहाँ पे पॉइंट वाइज आप फ्लो चार्ट बनाकर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है 7 judges bench to take a call on giving priority to the money bill case। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जा रहे हैं। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना नहीं है, ये तो एक पॉलिटिकल आर्टिकल आपको समझ में आएगा। बस आप इसको यहाँ पर समझिए कि मनी बिल के केसेस आते हैं। मनी बिल क्या होता है, मनी बिल जो आपका होता है सिर्फ लोकसभा में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको राज्यसभा में वोटिंग के लिए नहीं रखा जाता, ठीक है, आपका ये मनी बिल होता है। तो बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट मनी बिल के थ्रू किए जा रहे हैं। किसके थ्रू? मनी बिल के थ्रू किए जा रहे हैं। तो इसी के चलते यहाँ पे 7 जजेस की बेंच को यहाँ पे बुलाया गया है कि वो क्या करें, जो भी मनी बिल के केसेस आ रहे हैं उनको अभी थोड़ी सी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए।
ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल है आपका, देखिए वर्ल्ड अफेयर्स में आप इस पेज में आएंगे तो आपको पूरा यहाँ पर गाजा के बारे में और जो इजराइल है उसके बारे में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से एज स्ट्राइक्स डिवेस्टेटेड गाजा इजराइल प्रिपेयर फॉर अराउंड द इन्वेजन। यहाँ पे इजराइल अभी इन्वेजन के लिए क्या है, प्रिपेयर है। ओके, सो अभी यहाँ पे पूरा ये इजराइल और आपका पैलेस्टीन वाला और जो गाजा हमास वाला वो इशू यहाँ पर चल रहा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, IIP राइसेस एट 14 मंथ हाई ऑफ 10.3%। IIP क्या है आपका, यहाँ पर अगर हम IIP की बात करते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब कि आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं, कोर इंडस्ट्रीज की मेनली यहाँ पे बात की जा रही है, तो उसका प्रोडक्शन 14 महीने की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा हमें हाई देखने को मिला है, कितना, 10.3%। ओके, सो IIP सर्जेस एज मैन्युफैक्चरिंग अपग्रेड ब्रॉडनेस, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो कैसी हो रही है, सर्ज हो रही है, मतलब कि बढ़ रही है। हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बट स्टिल हमें हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें जो कुछ सेगमेंट है उसमें वीक दिखाई दे रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है बट एक्सपोर्ट इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। ओके, सो IIP क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो IIP क्या है, एक इंडिकेटर है कि इंडस्ट्रीज में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन, मतलब कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है, जो भी चेंजेस आते हैं वो IIP के द्वारा यहाँ पर इंडिकेट किए जाते हैं। ओके, इसको हम बात करते हैं, मंथली आपका पब्लिश किया जाता है NSO के दौरान, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर आपके जो वेरियस क्लासिफाइड ग्रुप्स है, जैसे कि ब्रॉड सेक्टर की हम बात करते हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी है, ये ब्रॉड आपकी कैटेगरीज हैं, इनकी ग्रोथ रेट को मेनली इंडिकेट किया जाता है। इसमें हम बात करते हैं बेस ईयर कितना है हमारा, 11 और 12 है, 2011 एंड 2012। अगर हम बात करते हैं टोटल, इसमें आपकी 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, कौन कौन सी, रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, टोटल अगर हम वेटेज की बात करते हैं तो ये टोटल जो 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं उनका पूरा वेटेज IIP में कितना है, 40.27% है। सो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो न्यूज़ और आर्टिकल्स तो हमने सारे देख लिए यहाँ पर, आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर भी होंगी। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये था, विथ रेफरेंस टू इंडियाज 5-year प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है A, 1 and 2 ओनली। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन आप देखते हैं यहाँ पर कि जो हम सेकंड 5-year प्लान की बात करते हैं तो उन्होंने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पर्टिकुलरली एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज, जो हमारी बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज थी उस पर मेनली यहाँ पर फोकस किया था। एम्ड एट स्टेबलाइजिंग सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, तो इनका मेन एम ये था, हमारा जो सेकंड 5-year प्लान था, कि हमारा मेन एम था कि हमें सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी पर फोकस करना है, उसे स्टैब्लिश करना है। फोर्थ 5-year प्लान की बात करते हैं, सो रिडक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इनकम, जैसे कि इनकम का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा था वेल्थ का, तो उसको क्या करना था, हमें रिड्यूस करना था, जिससे हम क्या कर सके, सोशल इक्वालिटी और जस्टिस को अचीव कर सके। तो ये आपका फोर्थ 5-year प्लान में आता है। फिफ्थ 5-year प्लान में अगर हम बात करते हैं, इसका एम था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। इसमें क्या था, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड द अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, हमें यहाँ पे पॉवर्टी को रिमूव करना है और सेल्फ रिलायंस को अचीव करना है। सो यहाँ पर आपका थर्ड स्टेटमेंट क्या होता है, इनकरेक्ट हो जाता है, इसलिए आपका फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि अदर देन द फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। जिसमें आपका राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन डी, 1, 2 and 3 ओनली, मतलब तीनों, प्रियम्बल में भी आपको देखने को मिलेगा, DPSP में भी और फंडामेंटल ड्यूटीज में। किस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होता है ये प्रोक्लेम करता है आपका जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होते ही वहां पर 217A पेरिस में होती है, इसके अंदर इसको प्रोक्लेम किया जाता है। आर्टिकल 3 अगर हम बात करते हैं, ये क्या करता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स स्टेट दैट एवरीवन हैज द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। तो आपको पहले ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी टू अ पर्सन। प्रियम्बल की बात करते हैं तो हमारा जो प्रियम्बल है वो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी की बात करता है,
तो यहाँ पर आपका देखिए राइट टू, जो हम लिबर्टी की बात करते हैं, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, ये आपका आ जाता है। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं हमारा जो आर्टिकल हमारा डीपीएस में आर्टिकल 41 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो किसकी बात करता है, यहाँ पर राइट टू वर्क की बात करता है। किसकी बात करता है, राइट टू वर्क की बात करता है। आर्टिकल 29 की बात करता है, जो हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। सो आर्टिकल 29 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मेंशन अबाउट ड्यूटीज। सो अ सिमिलर कॉन्सेप्ट दैट वाज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 अंडर द पार्ट 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51A। तो आपका जो आर्टिकल 29 है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, वो किसकी बात करता है, यहाँ पर ड्यूटीज की बात करता है। सो इसी से हमने क्या किया है, ये जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया है अंडर आर्टिकल 51A अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो कुछ ड्यूटीज हमारे सिटीजन्स के लिए यहाँ पर भी बात की गई। सो आपका तीनों यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। सो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होंगे। सो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको कुछ डाउट लगता है किसी भी आर्टिकल से या फिर किसी न्यूज़ से, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।